हेलो दोस्तों, आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ वापस से लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत की सीरीज में इंटरस्टेट रिलेशंस। काफ़ी गैप हो जा रहा है। आपको पता है न्यू दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत तकलीफ चल रही है। कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है। कई रात तो मैं सोया नहीं हूँ पिछले 3-4 दिनों से। आज कुछ इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति सही हुई है। कुछ अप्लायंसेस भी लाने थे, जैसे रिंग लाइट वगैरह। कुछ लोग का आया था कि सर आपका चेहरा डार्क दिखता है, तो उसके लिए मैंने कुछ अप्लायंसेस लाए थे। अभी और भी सेटिंग्स लानी है। तो लाइट पावर फेलियर की वजह से मैं कर ही नहीं पा रहा था रिकॉर्डिंग। आज भी रिकॉर्डिंग पता नहीं कितने देर हो पाएगी, आई डोंट नो, पर जो भी है, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी बात को कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, उतना अच्छा होगा। ये जो कोर्स है 2025 के लिए है। 2024 में जो लोग प्री पार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बधाइयाँ। जो नहीं पार कर रहे हैं उन्हें भी बधाइयाँ। आपने एक सबसे कठिन एग्जाम में की चुनौती को स्वीकारा है। अपने पीठ को थपथपाएं और आगे बढ़ें। किसी प्रकार के गाइडेंस के लिए आप मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम ग्रुप आईएएस थिंक टैंक पे बात कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7524962205, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है लक्ष्मीकांत के नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटरस्टेट रिलेशंस। देखिए, इंटरस्टेट रिलेशंस बेसिकली दिस चैप्टर विल डील विथ, ये चैप्टर बात करेगा कि किस तरीके से सेंटर स्टेट के बीच में, सेंटर स्टेट रिलेशन में पिछले चैप्टर बात किया था, इस चैप्टर बात करेंगे कि दो स्टेट, टू और मोर स्टेट्स के बीच में कैसे रिलेशन मेंटेन होता है इंडियन फेडरल पॉलिटी के अंदर, क्वासी फेडरल पॉलिटी के अंदर। अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो कैसे रिजॉल्व होता है। प्रश्न आता है कि सर डिस्प्यूट आएगा ही क्यों? बिल्कुल आता है। कई नदियां हैं जो कई 4-5 स्टेट से बहती हैं, है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट से। तो डिस्प्यूट का कैसे रिजोल्यूशन होता है, उन डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। ये सारी बातें होंगी किस चैप्टर में? इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है इंटरस्टेट रिलेशंस में। तो देखिए, ये प्रोविजंस बेसिकली ब्रॉडली आप क्लासिफाइड है 4 चीजों के बेसिस पे, है ना। पहला, इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट। अगर एक ही नदी दो और मोर स्टेट से पास हो रही है तो उनके बीच में अगर पानी को लेकर डिस्प्यूट हुआ है, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर कावेरी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु भिड़े रहते हैं, तो उनका कैसे एडजुडिकेशन होगा, ठीक। सेकंड बात होती है कि इंटर स्टेट काउंसिल के थ्रू कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। इंटर स्टेट काउंसिल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तीसरी बात हो रही है कि जो इंटर स्टेट ट्रेड है एंड कॉमर्स है, वो कैसे रेगुलेट होता है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो कैसे रेगुलेट होता है। और जो चौथी बिंदु पे बात होती है वो होती है कि रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, जज रिकॉर्ड्स, जजमेंट, है ना, रिकॉर्ड्स, जजमेंट्स। तो इन 4 मुख्य बिंदुओं पे चर्चा होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं 4 बिंदुओं के ऊपर प्रोविजन है दी हुई, ठीक है। अब एक एक करके इन्हीं 4 बिंदुओं को पढ़ना है हमें डिटेल में, और इसके साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो जो पहला बिंदु है दैट इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, है ना, कि भैया अगर वाटर डिस्प्यूट हो रहा है दो स्टेट के बीच में कोई इंटर स्टेट नदी को लेके, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो पहला प्रावधान है कि आर्टिकल 262 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, वो इस डिस्प्यूट से निपटने के लिए बात करता है। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब कि डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन के लिए आर्टिकल 262 ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है। और वो पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट कर सकता है कि है इंटर स्टेट रिवर। पार्लियामेंट बाय लॉ किसको रेगुलेट कर सकता है? इंटर स्टेट रिवर, ठीक है, इंटर स्टेट रिवर और वैली। इंटर स्टेट रिवर का मतलब ये हुआ जो दो मोर स्टेट से होकर के पास कर रही है, तो उनको रेगुलेट करने का पावर आर्टिकल 262 किसको देता है? नॉट स्टेट लेजिस्लेचर टू द पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा पावर ये, अनदर पावर ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम दिस आर्टिकल 262, जो कहता है कि पार्लियामेंट को हक है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को करटेल कर सकता है रिलेटेड टू दिस डिस्प्यूट,
ठीक है, वो कह सकता है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या एनी अदर कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा इस इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, तो इन दोनों, चूंकि ये प्रावधान संविधान में, इनका यूज करके पार्लियामेंट ने, ठीक है, दो लॉ बनाए, पार्लियामेंट ने दो लॉज बनाए हैं इनका यूज करके। एक है रिवर डिस्प्यूट एक्ट, है ना, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, सॉरी, एक तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, और दूसरा रिवर बोर्ड एक्ट। क्या है? रिवर बोर्ड एक्ट। इन दोनों को पार्लियामेंट, ये है 1956 की, ठीक है, और ये रिवर बोर्ड एक्ट है, इन दोनों को पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है, इन दोनों लॉ को पार्लियामेंट ने पारित किया है, पास किया है। कहां से पास किया है, समझिए, अंतर समझिए। 262 इज द आर्टिकल जो पार्लियामेंट को पावर देता है लॉज फ्रेम करने के लिए रिलेटेड टू वाटर डिस्प्यूट। वो उस पावर को यूज करते हुए हमारे संसद ने दो कानून पास किए हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1952 एंड देन रिवर बोर्ड्स एक्ट। ठीक है, अब ये रिवर बोर्ड एक्ट क्या होता है, देखिए, रिवर बोर्ड एक्ट जो होता है, ठीक है, वो मतलब बेसिकली रिवर एक्ट बोर्ड एक्ट प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, समझिएगा। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 का यूज करके इनको बनाया है। ठीक है, किसको? वाटर डिस्प्यूट एक्ट पास किया और रिवर बोर्ड एक्ट। और रिवर बोर्ड एक्ट किसको पावर देता है? रिवर बोर्ड एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। किसको देता है? ज्यादा मोटा है, एक सेंट्रल को ये पावर देता है, ठीक है, कि वो एक रिवर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे, सेंटर को पावर देता है कि वो रिवर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे। ठीक है, रिवर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे, किस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूट करे? फॉर, ठीक है, टू एडवाइज देम, ठीक है, किस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूट करे? फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। समझिए, तो पार्लियामेंट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया, उस पावर को यूज करके रिवर बोर्ड एक्ट। और रिवर बोर्ड एक्ट सेंटर को पावर देता है कि वो बनाए रिवर, सेंटर को पावर देता है कि वो रिवर बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करे, ठीक है, फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट फॉर रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर वैलीज। ठीक है, और रिवर बोर्ड बनाता कौन है, याद रखिएगा, फिलिप्स का सवाल है, इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं। रिवर बोर्ड बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। किसके रिक्वेस्ट पे? स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे। अगर स्टेट रिक्वेस्ट करता है कि भाई, दो रिक्वेस्ट करता है, स्टेट रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप दो ही रहेगा, ऑब्वियस बात है, तभी डिस्प्यूट होगा, कि भाई आप सेंटर को, क्या आप रिवर बोर्ड बनाइए, ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर एज वेल एज रिवर वैली, तो वो बनाता है। ठीक है, इसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी पावर देता है कि वो एक ट्रिब्यूनल बनाए। एक ट्रिब्यूनल आप समझ सकते हो क्या होता है भाई? एक ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जो होता है एक, आप कह सकते हो जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, ट्रिब्यूनल एक जुडिशियल बॉडी है। और जनरली देखिए, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल में क्या अंतर है? कोर्ट्स आर बाउंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड तमाम तरह के इस एक्ट से, लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करते हैं। आगे जुडिशरी में ज्यादा डिटेल में बात होती है। तो ट्रिब्यूनल्स जो है, ठीक है, उनको बनाने का भी पावर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट पावर देता है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, कि वो एडहॉक ट्रिब्यूनल, एडहॉक मतलब जो परमानेंट नहीं है, किसी डिस्प्यूट के बाद बनाया जाए, एक बार डिस्प्यूट ओवर हो जाए तो ट्रिब्यूनल खत्म हो जाती है। तो वो पावर देता है किसको? सेंटर को पावर देता है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट, कि वो भाई ट्रिब्यूनल गठित करे किसी भी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। और यही नहीं, जो ट्रिब्यूनल है उसके डिसीजन फाइनल होते हैं। देखिए, इसे प्रीलिम्स के पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। कौन ट्रिब्यूनल गठित करेगा? नॉट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने दिया है पावर लॉ बना करके सेंटर को, सेंटर गठित करेगा इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट के तहत। किसको करेगा? जो ट्रिब्यूनल है, एडहॉक ट्रिब्यूनल्स। और ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो एडहॉक होंगे, एक बार डिस्प्यूट खत्म, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और वो टेम्पोररी नेचर होते हैं। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई, इस पे आप लुक दे दीजिएगा, ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं। और अच्छा, वो उसके ऑर्डर बाइंडिंग होते हैं, वहां पर किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। ऐसा होता था, लेकिन जो सतलज डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल था, उसके अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट मूव की थी। पंजाब या हरियाणा में डिस्प्यूट था, एक गवर्नमेंट मुझे याद है मूव की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे हियर किया था। तो ऐसा जरूर था कि, तो आप लिखेंगे
नो डाउट। अब देखिए यहीं पर डिबेटेबल हो जाता है। अगर आप ट्रू पॉलिटी की किताब को मानेंगे तो वहां कहा जाता है कि भैया ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर होती है फाइनल होती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ अगर प्रीलिम्स में आए कभी, तो आप कह सकते हैं इस चीज को आधार बना करके कि भैया चैलेंज किया जा सकता है, अब वो ओपन टू जुडिशियल इंटरफेरेंस है, जुडिशियरी उसमें इंटरफेयर कर सकता है। और ये सतलज यमुना लिंक वाला जो केस था बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, उसमें ये माना गया है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे ये चीज है। कुछ रिवर डिस्प्यूट्स फेमस हैं और उसके लिए ट्रिब्यूनल भी बनाई है गवर्नमेंट ने, जैसे कृष्णा डिस्प्यूट। एक आप इस पर हैव अ लुक, एक लुक दे सकते हैं, है ना। बहुत डिटेल में है। जैसे दो हैं जनरली, आप बाकी स्टेट्स पहचान लेंगे, रवि व्यास सबको पता है ज्योग्राफी से कहाँ है, कृष्णा। ये दो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया है येलो में। ये पूरा अंडरलाइन लक्ष्मीकांत की जो पीडीएफ है आपको चैप्टर वाइज मिलते जाएगी मेरे टेलीग्राम पे। यहाँ हम पढ़ाते जाते हैं और इसकी पीडीएफ अपलोड होते जाती है मेरे टेलीग्राम ग्रुप आई एस थिंक टैग पे। ठीक है, तो वंशाधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, वंशाधरा जो है ये गोवा और सॉरी उड़ीसा आंध्र प्रदेश के आसपास होता है, तो उनके बीच में ट्रिब्यूनल बना था। और एक है महादेही वाटर ट्रिब्यूनल, जो गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट था महादेही रिवर को लेकर के, और वो जो है एक ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था। तो पहली बिंदु हमने देख ली कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट और का कैसे वो होता है, तो मैंने आपको बताया। फिर से समराइज करता हूँ। आर्टिकल 262 पावर देता है किसे, पार्लियामेंट को, कि भाई आप कानून बनाइए। पार्लियामेंट ने दो कानून बनाता है, रिवर बोर्ड एक्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। उसके तहत वो सेंटर को पावर देता है कि आप ट्रिब्यूनल बना करके डिस्प्यूट को खत्म करें। और रिवर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वैलीज एंड रिवर यू कैन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट रिवर बोर्ड्स। ठीक है, सेकंड बिंदु पे अब हम लोग आते जा रहे हैं। ये शायद ऊपर में कुछ छूट रहा होगा क्योंकि ऊपर मेरा वीडियो आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग आ रहे हैं, दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल, है ना। इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल को बनाता है, नॉट पावर देता है, बनाता है आर्टिकल 263। तो पहला प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसी तरह से ऊपर जो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि भाई रिवर बोर्ड एक्ट, वो रिवर बोर्ड्स एक्ट हैं या जो ट्रिब्यूनल बनाए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद को पावर दिया और संसद ने कानून के तहत बनाया, तो स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मैंडेट क्या है, इसका मैंडेट सीधे सीधे बताएं, ये है कि किसी सेंटर का स्टेट से कोई डिस्प्यूट हुआ, या दो स्टेट का किसी सेंटर से डिस्प्यूट हुआ, या कुछ स्टेट एक तरफ दूसरे स्टेट एक तरफ उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, या कोई दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हुआ, या कुछ स्टेट की समूह और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो इंटर स्टेट काउंसिल जो होता है इसको ऐसे डिस्प्यूट्स को चेक करता है, ऐसे डिस्प्यूट्स को चेक करता है। और बेटर कोऑर्डिनेशन, तो ये चेक करता है डिस्प्यूट्स को। ठीक है, किनके बीच मैंने बता दिया, बेटर कोऑर्डिनेशन करता है, और ये प्रमोट करता है किस चीज को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। ये सब यूज करना पड़ता है मीन्स के आंसर में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, यही यहाँ कहानी है। और ये कौन स्टैब्लिश करता है, याद करिएगा, प्रेसिडेंट। दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट इसको फॉर्म करे, किसको, आपके इंटर स्टेट काउंसिल। किस आर्टिकल के तहत दे रहा है, आर्टिकल 263 को। देखिए मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते चल रहा हूँ आपको। ठीक है, मेंस के लेक्चर अलग आएंगे, सेपरेट आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात क्या क्या उसका काम है मैंने आपको बता दिया नट सेल में। अच्छा, ये एक और चीज है, इट इंक्वायर्स मैंने आपको बताया, इट इंक्वायर्स डिस्प्यूट्स। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जानने का है कि दो स्टेट या सेंट्रल स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको डील करने का डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन किसका है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पावर से भिन्न है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर होती है वो बाइंडिंग होती है ना। लेकिन इसकी जो है ये सिर्फ और सिर्फ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस काउंसिल इज ओनली एडवाइजरी इन नेचर।
इसका मतलब हुआ कि इसके ऑर्डर को नॉन बाइंडिंग माना जाता है, एक सलाह के रूप में दिया जाता है। नहीं भी माना जाए तो नो वन कैन क्लेम कि भाई आपने इसकी बात नहीं मानी। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है आर्टिकल 131 के तहत, सेम पावर अवेलेबल है किसको? आर्टिकल 131 के तहत अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है दैट इज बाइंडिंग। ये अंतर है आर्टिकल 131 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है और जो पावर जो इंटरस्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को पावर है डिस्प्यूट्स के बीच में टांगा डालने, ठीक है, इंटरफेयर। आर्टिकल 263 का यूज करके, ठीक है, मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 263 का यूज करके प्रेसिडेंट ने कुछ काउंसिल बनाए हैं जो इंटरस्टेट काउंसिल के टाइप के ही हैं, ठीक है, बेटर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स एंड द सेंटर। वो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल डेवलपमेंट, सेंट्रल काउंसिल फॉर टैक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न एंड सदर्न। याद रखिएगा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड रीजनल काउंसिल फॉर टैक्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। दो बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्शंस कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। मैं ऐसे याद रखता था, आप भी याद रख सकते हैं, होम्योपैथी भी डॉक्टर से रिलेटेड है और मेडिसिन भी डॉक्टर से रिलेटेड है। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन मैं ऐसे याद रखता था कि एमबीबीएस ये अपना ट्रिक था, और होम्योपैथी बीएचएमएस इससे रिलेटेड जो काउंसिल है ना, ऐसे याद रखना होगा। इतनी लार्ज सिलेबस है, नहीं इस तरह से निमोनिक्स और ट्रिक्स याद रखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो भी सेंट्रल काउंसिल जो एमबीबीएस से रिलेटेड है, मतलब मेडिसिन से और होम्योपैथी, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं कॉन्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, ये एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूटेड है। और जो ऊपर के मैंने बताया हेल्थ, म्युनिसिपल डेवलपमेंट या अर्बन डेवलपमेंट एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ टैक्स, ये है किसके द्वारा बनाए गए? ये बनाए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट अंडर द पावर गिवन टू हिम बाय आर्टिकल 263, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, एक यहाँ प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट बात आता है, वो ये है कि किस कमिटी के कहने पे, तो जो आपका सरकारिया कमीशन एक बना था ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, उसने रिकमेंड किया था इसको बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स कमीशन आ सकता है, पंछी ये वो, सरकारिया कमीशन जो 1886 के आसपास बना था, ठीक है, सॉरी 1983 के आसपास बना था, नॉट 1886, सॉरी 1886 तो बहुत पहले गया। सरकारिया कमीशन, तो वो सरकारिया कमीशन जो है उसके रिकमेंडेशंस पे ये इंटरस्टेट काउंसिल बनाई गई। तो किस गवर्नमेंट ने बनाई थी? वीपी सिंह, ठीक है, ये वही वीपी सिंह जी हैं जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी लागू की थी, ठीक है, और ओबीसी समाज को आरक्षण दिया था। काफी रहा है इनका कंट्रीब्यूशन समाज के प्रति। तो ही उनकी सरकार थी जिसने इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया, और कब किया? 1990 में। तो दीज आर सम प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट। 1990 में गठन किया। दूसरी चीज, किसकी सरकार ने किया? श्रीमान वीपी सिंह की, क्योंकि आप देख सकते हैं एक महीना पहले, एक हफ्ते पहले प्रीलिम्स हुआ है, पॉलिटिकल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, अब वो कुछ भी पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन से कमिटी के रिकमेंडेशंस पे? तो सरकारिया कमिटी के रिकमेंडेशंस पे हुई थी, या सरकारिया कमीशन, ठीक है। कौन कौन इसके मेंबर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर स्टेट काउंसिल के देखिए मेंबर कौन कौन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। ऐसे स्टेट जिनका यूनियन टेरिटरी है, ऐसे स्टेट जो मतलब यूटी नॉट स्टेट जिसमें लेजिस्लेचर है, उसके भी चीफ मिनिस्टर होते हैं। ऐसे यूटीज जो बिना चीफ मिनिस्टर के हैं, है ना, जैसे पौंडीचेरी हो गया, पौंडीचेरी और दिल्ली में तो चीफ सीएम है, लेकिन दमन हो गया एंड लद्दाख हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ऐसे में उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं एलजी वो होते हैं। इसके अलावा कोई अगर प्रेसिडेंट रूल के तहत राज्य है तो उसे गवर्नर होते हैं। और कुछ 6 कैबिनेट, ये रटने की जरूरत है, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। सीएम ऑफ ऑल स्टेट, जहां यूटी है और लेजिस्लेचर है उसके भी सीएम होते हैं। जहां लेजिस्लेचर नहीं है, ऐसे यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और गवर्नर ऑफ स्टेट्स होते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं। इसके अलावा 5 मिनिस्टर कैबिनेट रैंक के हैं, इंडिपेंडेंस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, एमओएस, है ना, एमओएस इंडिपेंडेंट। देखिए आप सुनते होंगे एमओएस, स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट। तो वो होता है कि वो ना, होता क्या है समझिएगा। Excuse me.
होता क्या है, देखिए आपने अभी देखा होगा मिनिस्ट्री का बंटवारा, वो एमओएस दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक जो होते हैं नॉन इंडिपेंडेंट। क्या अंतर है? देखिए जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनकी रिपोर्ट डायरेक्टली वो पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन इंडिपेंडेंट होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे अगर आप एमओएस फाइनेंस है तो आप पहले फाइनेंस मिनिस्टर को, नॉन इंडिपेंडेंट तो आप पहले फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, फिर वहां के थ्रू आप आगे जाएंगे, ये डिफरेंस होता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रभार होता है वो डायरेक्ट पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि ये तो हमने आपको मेंबरशिप बता दी कि पांच जो हो, पांच 5 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट या फिर एमओएस भी हो सकते हैं जो चेयरमैन द्वारा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वो परमानेंट इन्वाइटी होते हैं काउंसिल, ठीक है। फिर वही बात जो मैंने बताया, एक एडवाइजरी बॉडी है, वही यहाँ बात बताई गई। मीटिंग जनरली थ्राइस अ ईयर होता है, मीटिंग जो होती है 3 टाइम्स अ ईयर मीट करते हैं जनरली, अब तो भी नहीं मीट कर रहे हैं, ठीक। और जो कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है, कोई वोटिंग या मारामारी नहीं होती, कंसेंसस से डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। इसका एक अपना सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है, इसका एक अपना सेक्रेटेरिएट होता है, सेक्रेटेरिएट जो इसकी फाइल वर्क्स को देखता है, और कुछ समय से वो जोनल काउंसिल का भी सेक्रेटेरिएट के रूप में काम कर रहा है। अच्छा, इसकी एक स्टैंडिंग बॉडी होती है जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी होती है इंटर स्टेट काउंसिल की, जिसके चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसके चेयरमैन नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, इसके होम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा 5 कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं और 9 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं, 5 कैबिनेट के मंत्री होते हैं और 9 मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये दूसरा पहलू था इंटर स्टेट काउंसिल का, ठीक। फिर से बता दूं, आर्टिकल 263 के तहत है, प्रेसिडेंट बनाते हैं। 3 काउंसिल, हेल्थ, लोकल डेवलपमेंट और टैक्सेस का किसके तहत बनाया गया है? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन जो इंडियन मेडिसिन का सेंट्रल काउंसिल है ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल ऑन इंडियन मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल ऑन होम्योपैथी, वो पार्लियामेंट के द्वारा, एक्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या है? डिस्प्यूट को देखता है, पर वो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 331 से अलग है पावर। इसकी डिसीजन बाइंडिंग नहीं होती है, रिकमेंडेटरी होती है, एडवाइजरी होती है, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन बाइंडिंग होती है। इसमें एक सेक्रेटेरिएट होता है जो फाइल वर्क देखता है, ठीक। मेंबर कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, सीएम होते हैं सारे स्टेट के, अगर प्रेसिडेंट हुए तो गवर्नर होते हैं, यूटीज के एलजीज होते हैं, और अगर लेजिस्लेचर यूटी का तो उसके भी चीफ मिनिस्टर होते हैं। इसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर साहब होते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट बात थी। अब जो इंटर स्टेट काउंसिल का जो तीसरा बिंदु है उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बिंदु है पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कुछ बात को ध्यान रखिएगा, जो भी पब्लिक एक्ट्स है, जैसे आपका बिहार का लाइसेंस मद्रास कलकत्ता में भी चलेगा, आपके महाराष्ट्र बॉम्बे का ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली में चलेगा, जबकि वो लाइसेंस कहाँ की आरटीओ दे रही है? महाराष्ट्र की दे रही है, लेकिन आपको चलेगा और स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है बिहार में, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी सिविल जजमेंट्स हैं, वो एक स्टेट के दूसरे लॉ में स्टेट में वैलिड है, ठीक है। लेकिन जो क्रिमिनल जजमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल लॉज हैं, वो एक स्टेट का दूसरे स्टेट में वैलिड नहीं है। मतलब कि जैसे शराबबंदी बिहार में, दिल्ली में लोग दम के शराब पी रहे हैं पंजाब में, लेकिन वो बिहार में इलीगल है, तो आप नहीं, अगर बिहार में, अगर कोई पंजाब में जाकर शराब पी रहा है तो बिहार की सरकार उसे बुक नहीं कर सकती है प्रोहिबिशन एक्ट के तहत। तो क्रिमिनल लॉज अलग हैं, क्रिमिनल लॉज को, एक स्टेट के क्रिमिनल लॉज को दूसरे स्टेट में रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन पब्लिक एक्ट, सिविल जजमेंट्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एक हाई कोर्ट की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है रिगार्डिंग सिविल जजमेंट्स, वो दूसरे में रिफ्लेक्ट होता है, दूसरे राज्य में एप्लीकेबल है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। और इन तमाम चीजों का को रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट, रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट बाय एक्ट। बोलो क्लियर है? तो यही कहानी है इसकी। नेक्स्ट, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 301 से 307 डील करता है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से। इसमें मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता दूं कि
ट्रेड करने के लिए सब कुछ फ्री है। ये आर्टिकल 301 से 307 कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। और ये किस पार्ट में है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार पार्ट मैच करने के लिए आया यूपीएससी के प्रीलिम्स में। पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, और आर्टिकल 301 से 307, ठीक है। बिल्कुल इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स बैंड नहीं है, बिल्कुल अलाउड है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है ये समझिए। एक एक्सेप्शन है कि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट से ट्रेड मानो मैं, मेरे स्टेट में आम प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे स्टेट से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो हम ट्रेड या इंपोर्ट कह दीजिए, इंपोर्ट फ्रॉम अदर स्टेट पे हम बैन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कोई भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वही चीज लिखा है, ठीक है। बैन नहीं कह सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस विल बी गुड वर्ड, है ना, समझिएगा। पहला कि कोई भी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, मान लीजिए मेरे स्टेट में आम प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। हम नहीं, विधानसभा वहां का, ठीक है। लेकिन वो नॉन डिस्क्रिमिनरी होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। मान लो मुझे आम का इंपोर्ट बिहार में रोकना है, तो सिर्फ महाराष्ट्र या हरियाणा के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे तो सारे स्टेट के लगेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं महाराष्ट्र पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, हरियाणा पे लगा रहा हूँ, दैट इज नॉट अलाउड। सेकंड, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को हक है कि वो कह दे कि कुछ सर्विसेज हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं ओपन करेंगे, वो हमारा मोनोपोली होगा, ये काम में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रहेगी, उसे हक है। तीसरा कि जैसे मैंने आपको बताया नेशनलाइजेशन का, ठीक है। तीसरा कि हाँ, कि जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है वो टैक्स लगाने पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, और स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स भी लगा सकता है इंपोर्ट पे, लेकिन फिर उसे भी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना है। आप एक पर्टिकुलर स्टेट को नहीं लगा सकते कि एक ग्रुप ऑफ स्टेट को आप टैक्स फ्री कर दिए और एक ग्रुप ऑफ स्टेट पे आप टैक्स लगाए, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। और पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, चौथा पार्लियामेंट जो है दैट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है, इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, और ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है, और इंट्रा स्टेट ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, इंटर स्टेट ट्रेड दो ट्रेड स्टेट्स के बीच में, इंट्रा स्टेट ट्रेड का मतलब होता है कि एक ही स्टेट के अंदर पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन अगेन इट हैज टू बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब आप किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, सब पे समान लगेगा। तो ये कुल मिला के बात थी ट्रेड से रिलेटेड। बात कर देता हूँ क्या क्या बात थी भाई। पहली बात थी कि पार्लियामेंट मोनोपोली कर सकता है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर की भैया इस बिजनेस में सिर्फ गवर्नमेंट रहेगी। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इस इंपोर्ट पे, लेकिन वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। तीसरा, स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स भी लगा सकता है लेकिन वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शन कर सकता है इंटर स्टेट ट्रेड में या इंट्रा स्टेट ट्रेड में, बट अगेन इट हैज टू बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज जोनल काउंसिल। देखिए जोनल काउंसिल ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फिर से याद रखिए संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है। कई जोन्स में बांटे गए हैं, अभी आपको लिस्ट देखेंगे, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, है ना। हर जोन में कुछ स्टेट्स हैं, उनकी लिस्ट है, ठीक है। और इन जोनल काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होता है होम मिनिस्टर। जो वाइस चेयरमैन होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, जो फॉर 1 ईयर के लिए बनता है रोटेशनल बेसिस पे, 1 ईयर के लिए बनता है रोटेशनल बेसिस पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जोन में बिहार, यूपी में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल है, तो एक साल के रोटेशन पे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो उसके वाइस चेयरमैन बनते हैं, और परमानेंट जो चेयरमैन है वो कौन है, होम मिनिस्टर साहब है। जैसे अभी होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, वो सभी जोनल काउंसिल के चेयरमैन हैं।
सर इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि उस जोन में वो कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है। सिंपल सिंपल बात है, किसी डिस्प्यूट पे बात करता है और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक। नेक्स्ट, ये एक एडवाइजरी इन नेचर होता है, एडवाइजरी नेचर का होता है। ठीक। और मैं क्या बात कर लूँ, एडवाइजरी नेचर का कौन कौन इसके मेंबर होते हैं? होम मिनिस्टर साहब इसके चेयरमैन होते हैं। उस जोन में जितने भी स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं, और 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन। याद रखिएगा, ये इसका कंपोजिशन है कि भाई होम मिनिस्टर साहब उसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक, वाइस चेयर हर स्टेट के, जो उस जोन में स्टेट्स हैं उसके मुख्यमंत्री होते हैं, और हर जोन में हर स्टेट से 2 अतिरिक्त मंत्री होते हैं, और अगर उस जोन में यूटी है तो उस यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कई इन्वाइटी होते हैं, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग का मेंबर इन्वाइटी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है हर स्टेट का इन्वाइटी, कम डेवलपमेंट कमिश्नर होता है, वगैरह वगैरह। ठीक। ये सब मैंने आपको बता दिया, कौन चेयरमैन होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होती है ये भी बता दिया, और सिर्फ एडवाइजरी होता है ये भी बता दिया। अब देख लेते हैं, हैव अ लुक, कौन कौन से जोन किस में आते हैं और हेडक्वार्टर क्या है। नॉर्थ जोन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, सॉरी चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ के जितने स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूटी जो है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। ठीक है। इसका न्यू हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, दिल्ली भी इसी में आता है, नॉर्थ जोन में। सेंट्रल जोन काउंसिल, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। थोड़ा सा एम्बिगुअस डिस्ट्रीब्यूशन, उत्तराखंड कहाँ से सेंट्रल जोन में आ गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो इलाहाबाद में है, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ऐसे याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से विभाजित जो हुआ वो, और मध्य प्रदेश से जो विभाजित हुआ वो। ईस्टर्न जोन में मैंने आपको बताया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। वेस्टर्न जोन में आप देख सकते हैं, अच्छा नॉर्दर्न जोन में राजस्थान आ जाता है। वेस्टर्न जोन में हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात है, गोवा है, दमन दीव है, दादर नगर हवेली। अब तो कंबाइन हो चुके हैं ना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, ये गुजरात, मुंबई में। साउथ जोन के 5 स्टेट, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। याद रखने का, हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन है, याद कर लो, रट लो। एक और है, अच्छा, जोनल काउंसिल वो जो थे वो बने थे एसआर एक्ट के तहत। एक और है, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। क्या चीज है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिससे इस बार आपके प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है ये 1972 में बनाया गया था। ठीक है। इसमें बाद में चल के सिक्किम स्टेट को ऐड किया गया। इसका काम है वही जो जोनल काउंसिल का काम है, वो काम है पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोऑर्डिनेशन करना, पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोऑर्डिनेशन करना। और 8 स्टेट्स हैं इसके अंदर, पूरे जो 7 सिस्टर्स प्लस 1। ठीक। इसके अलावा इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो चीफ मिनिस्टर्स हैं 8 स्टेट के, गवर्नर हैं 8 स्टेट के। इसके अलावा मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक है। इसमें नहीं दिया लक्ष्मीकांत, मैं आपको बता रहा हूँ। इनका काम है वहां पे कोऑर्डिनेशन और मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर इन द रीजन। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास है कि क्या इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन है। ठीक है। इससे एग्जैक्ट कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलती है। ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। 3 मेंबर्स जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो मुझे याद था इस बार का मैं प्रीलिम्स देगा, लेकिन कितने थे ये मुझे भी ध्यान नहीं था। तो 3 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड, तो याद है, इंपॉर्टेंट। देखा है, कुछ भी यूपीएससी पूछ लेता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है। इसी तरह से अब डेली अगर लाइट की स्थिति सही रही तो डेली लेक्चर्स आएंगे, है ना। 3 इनिशिएटिव पैरेलल चल रहे हैं, एक स्टार्ट होने वाला, 2 चल रहा है। हिस्ट्री ऑप्शनल एक तरफ, लक्ष्मीकांत सीरीज एक तरफ, करंट अफेयर मोस्ट प्रोबेबली कल से शुरू होगा एक तरफ। हर दिन लक्ष्मीकांत चलेगा और हिस्ट्री ऑप्शनल और करंट अफेयर अल्टरनेट चलेंगे। और मंडे जो मेरा फ्री डे होता है उस दिन मैं बहुत कुछ लेके आऊंगा। हाउ टू राइट, मेन सभी आ रहा है तो 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू राइट अ गुड आंसर्स, हाउ टू राइट अ गुड एसे, इस तरह की तमाम बातें आएंगी। और मैं एक बात बताऊं कि मेंस सब लक्ष्मीकांत का ये वाला यूनिट खत्म होगा, फिर 2-3 मेंस के लेक्चर लाऊंगा, इस तरीके से करेगा। और ये कोर्स मेरी 2025 के लिए डिजाइन है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कोई मोनेटाइजेशन की मुझे जरूरत नहीं है। चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, उतना अच्छा है।
कोई एडवाइस हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गरीब से गरीब तबका तक इस चैनल को पहुंचे ताकि उनका भी आईएएस बनने का सपना पूरा। ठीक है, इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, आईएएस थिंक टैंक से। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सुबह खैर, शुभ रात्रि, बाय।